ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा था? मानव जनन पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल उन्होंने डायग्राम देखा, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से हिस्से होते हैं? प्राइमरी ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में टेस्टिस, फीमेल होता तो ओवरी, ठीक है। सबसे प्राइमरी ऑर्गन कौन सा होता है? ये। और इसमें क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं, नर युग्मक। इसे हम लोग हिंदी में होते कहते हैं शुक्राणु। ठीक है। और क्या होता है इसमें? एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, नलियां जो स्पर्म को लेकर जाती है, ठीक है। टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स कहां से कहां तक होती है? वासा इफरेंटिया से लेकर यूरेथ्रा तक, ये सारी एक्सेसरी डक्ट्स होती है, ठीक है, नलियां। फिर क्या रहती है? एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? कल 3 ग्लैंड्स पढ़ी थी, नाम कौन बताएगा जल्दी फटाफट? हाँ कोई बात नहीं। इसमें यहाँ पीछे आप ये मैं कुछ एक आदमी क्या मेरी अभी फर्स्ट ईयर तो आ नहीं रहा है। अच्छा, जब तक 10 तक लिखेगा उसके बाद में यहाँ से अच्छा ये पूरा व्याकरण एक बार जब देख लूँगा, उसने मांगा था और मेरे को भी उसको कुछ बताना था, वो आप बताइएगा तो मैं ड्रॉप कर दूँगा उससे आपको। ठीक लगेगा तो जेरॉक्स करा लूँगा। और क्यों हिंदी भाषा में हिंदी नहीं पढ़ सकते क्या? पढ़ना मेरा शौक है, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, है ना। आप लोग बायो नहीं पढ़ते, सोचो मैं हिंदी और पता नहीं क्या क्या पढ़ता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से पढ़े कल आपने? जल्दी बताइए, बताओ, देख के बताओ। बस डायग्राम बनाया ना, देख के बताओ, किताबें नहीं निकाली इसमें। समाइनल वेसिकल बताया था कल। समाइनल वेसिकल्स कितनी होती है? 2। प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है, फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी रहती है? 1 बड़ी सी यूरिनरी ग्लैंड के पीछे। और काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड या इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और लास्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटालिया, एक्सटर्नल जेनिटालिया या जेनिटल, ठीक है, जेनिटालिया। जेनिटालिया का मतलब होता है बाहरी अंग जो लैंगिक जलन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसमें मेल है, मेल का पढ़ रहे हैं तो क्या था? पीनस था, ठीक है। ये चार्ट आप बना लो फटाफट। आपको मानव जनन तंत्र लिखने के लिए आएगा तो आप ऐसा फ्लो चार्ट बना देना और डायग्राम बना देना, ठीक है। मानव जनन तंत्र की व्याख्या करें, कुछ भी लिखने को आया, चित्र बनाने के लिए आया, ठीक है। किसी को क्या, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, कोई डाउट? तो चेहरे पे ऐसे क्वेश्चन मार्क क्यों बने हुए सबके?
प्रश्नवाचक चिन्ह बने हुए सबके मुंह में, चिंता चिंता दिख रही है सबके मुंह में। बाउंस हो गया। अरे कितने अंग होते हैं मानव जनन तंत्र में? पहला क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहाँ पे स्पर्म बनता है, फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है, यहाँ से बन रहा है और वहां तक जाना है, तो इन नलियों के सहारे जाएगा। और ये ग्लैंड्स कुछ साथ में हेल्प करती हैं, कुछ अपना सिक्रीशन, कुछ अपना द्रव देती हैं साथ में, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी। कहाँ पे लास्ट में? एक्सटर्नल जेनिटालिया, एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल 2, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 और काउपर्स ग्लैंड, बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड कितनी होती है? ये 2 होती हैं। बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड 2 छोटी छोटी दिखाई दी यूरेथ्रा के बगल में। समझे क्या? इसकी नलियां इसमें जाएंगी। अब समझा? ये क्या है? सेमाइनल वेसिकल, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, 2 है, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 है इसके पीछे, ठीक है। उसके पीछे वाले पोर्शन में इस तरीके से है, ये इसके पीछे रहती है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये काउपर्स ग्लैंड, बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड। समझा ना सबको? ये क्या आया था? वासर डिफरेंस, आगे आगे चौड़ा हो गया था इस एरिया पे, तो इसको कहते थे एम्फ्यूला ऑफ वासर डिफरेंस। कुछ नहीं याद किया अगर जाके किसी ने, और फिर कहते हो समझ में नहीं आया, कोई लगेगा। हेडिंग डालिए टेस्टिस, टेस्टिस हेडिंग डालिए। कैसा होता है टेस्टिस? शेप ओवल शेप रहता है। कैसा रहता है? ओवल। ओवल मतलब एक होता है राउंड और एक होता है ओवल, ठीक है। ओवल मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये राउंड है, ये ओवल है, तो ऐसा नहीं रहता, ऐसा रहता है, राइट। ओवल शेप। कलर कैसा होता है उसका अंदर से? पिंकिश कलर, ठीक है, पिंक कलर। क्या काम होता है इसका? फंक्शन क्या होता है? कार्य, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा काम क्या रहता है? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन्स होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। मर्दाना जो फीचर्स होते हैं ना, दाढ़ी, मूंछ, मसल्स, ये सारी चीजें, ये इसकी वजह से होती है एक एज के बाद, ठीक है। कुछ औरतों को भी आ जाते हैं कभी कभी दाढ़ी मूंछ, देखा है नहीं? किसके आते हैं? आते हैं हल्के हल्के हेयर्स तो सबके आते हैं। अपर लिप वगैरह कराने जाती है, अपर लिप, लोअर लिप, ब्यूटी पार्लर। थोड़े हल्के हेयर्स आते हैं, बॉडी हेयर्स, वो तो नेचुरल फिनोमिनल है, लेकिन किसी किसी की सच में दाढ़ी शेविंग करना पड़ता है किसी, ठीक है।
सो उसमें क्या होता है आपको पता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है लेडीज में, हालांकि होना नहीं चाहिए, टेस्टोस्टेरोन कम होना चाहिए, एस्ट्रोजन उनमें ज़्यादा होना चाहिए, उनमें जो फीमेल के हार्मोन्स है वो ज़्यादा होने चाहिए। टेस्टोस्टेरोन ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल्स में ही होता है, मेल हार्मोन कुछ मात्रा में फीमेल्स में ही पाए जा सकते हैं, ठीक है। बाहर की जो इसकी कवरिंग होती है, आउटर लेयर, उसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। ऐसे ऐसे स्क्रोटम में रहती है बाहर की जो कवरिंग होती है, स्क्रोटम, ठीक है। और स्क्रोटम में एक मसल होती है जिसे कहते हैं डार्टोज मसल, डार्टोज मसल। अब इस डार्टोज मसल का क्या फंक्शन है, जब सर्दियां आती हैं विंटर्स में तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट, संकुचन, ठीक है। और जब समर्स आते हैं तब ये रिलैक्स हो जाती है, समर्स आते हैं तब रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन का लिखा है ये, इसको बनने के लिए एक वातावरण, एक तापमान की जरूरत है, ठीक है, जो आपका बॉडी टेम्परेचर से, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी 37 डिग्री से लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी बन पाएगा, नहीं तो बनेगा नहीं। इसलिए आपने देखा टेस्टिस बॉडी के बाहर होते हैं, एब्डोमेन के बाहर होते हैं, कल बनाया था ना डायग्राम, एब्डोमेन के अंदर का पोर्शन, एब्डोमेन के बाहर का पोर्शन। अंदर रहने से क्या होता है, बॉडी की हीट उसको मिलती है और स्पर्म नहीं बन पाता। इसलिए मैंने एक बात और कही थी कि बेबी का जब मेल बेबी का जब डिलीवरी होता है तो उसके जो टेस्टिस हैं वो बाहर डिसेंड होने चाहिए, अगर नहीं है तो उसकी सर्जरी होती है, सर्जरी करा के उसको बाहर डिसेंड कराना पड़ता है, ठीक है। अगर बाहर नहीं होगा, एब्डोमेन के अंदर रहेगा तो बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, उसकी वजह से स्पर्म बनेंगे ही नहीं, ठीक है। और ऐसी अवस्था जब टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, क्रिप्टोचिडिज्म। क्या कहते हैं, क्रिप्टोचिडिज्म, ठीक है, क्रिप्टोचिडिज्म। कौन सी अवस्था है, जिसमें, ऐसी अवस्था जिसमें टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर नहीं जा पाते हैं, अंदर ही रह जाते। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होगा, मेल इनफर्टिलिटी होगी, मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। मेल इनफर्टिलिटी मतलब इनफर्टाइल हो जाएंगे मेल्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जनन नहीं कर पाएंगे, जनन के कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाएंगे सही से। इसको ठीक कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट बाय ए सर्जरी, एक सर्जरी दी जा रहा है जिसको आर्कियोपेक्सी कहते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं, सर्जरी दी है। ये एक अवस्था है, आपको बता रहा हूं। अब जरा सोचिए, अब आपको ये कंसेप्ट बताया ना मैंने, क्रिप्टोचिडिज्म, अब आप सोचो इसको, अब आप यहां पे रिलेट करो। विंटर्स आ गई, सर्दियां, तो बाहर तापमान बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक है, तो स्क्रोटम जो है वो सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा, और जो टेस्टिस है वो बॉडी की तरफ मूव कर जाएंगे, थोड़ा सा बॉडी की तरफ, एब्डोमेन की तरफ, तो उसके शरीर की गर्मी मिलती रहेगी। बहुत ज्यादा ठंडी में भी नहीं बनेगा ना स्पर्म,
आप समझ रहे हैं? एब्डोमेन है ऊपर, ये एब्डोमेन की तरफ मूव कर जाएगा हल्का सा। कब? जब संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा विंटर्स में, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है, ठंडे में बहुत ज्यादा ठंडे में भी नहीं बनेंगे ना स्पर्म, इसलिए वो संकुचन हो जाता है उसका, बॉडी की तरफ मूव कर जाएगा। बॉडी की हीट उसे चाहिए थोड़ी बहुत, और जब गर्मी आएगी बहुत ज्यादा तो शरीर में तो ऑलरेडी गर्मी है, तो वो शरीर से दूर जाना चाहिए, दूर, तो वो रिलैक्स हो जाता है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। समझ में आया? किसी को डाउट? डार्टोस मसल रिलैक्स हो जाते हैं, किस लिए? मेन फंक्शन वही है कि उसको टेम्परेचर उतना मेंटेन रखना है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से कम रखना है। समझा कि नहीं? किसी को डाउट? कोई डाउट? हाँ। और इसको क्या कहते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन की टर्म के लिए क्या यूज करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, जनन, किस चीज का? नरयुग्मक जनन, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इनका लोकेशन क्या होता है? लोकेशन इंट्रा एब्डोमिनल, इंट्रा मतलब अंदर, एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर हो सकता है या एब्डोमेन के बाहर हो सकता है, तो उसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहते हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ये कब तक रहता है? प्रेगनेंसी के 7 महीने तक, ठीक है, प्रेगनेंसी के 7 महीने तक इंट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमिन के अंदर रहता है। फीमेल है तो कोई बात ही नहीं, मेल है तो, अगर बेबी गर्ल है तो कोई बात ही नहीं, टेस्टिस नहीं है उसमें तो ओवरीज है, उनको तो अंदर ही रहना है। लेकिन जो मेल्स अगर होंगे, मेल बेबी होगा, ठीक है, तो उसके लिए 7 मंथ्स तक वो एब्डोमेन के अंदर रहते हैं, और डिलीवरी से जस्ट पहले वो बाहर डिसेंड हो जाते हैं। और यदि डिलीवरी के टाइम मेल बेबी के टेस्टिस बाहर डिसेंड नहीं हुए तो आगे जाके भविष्य में सर्जरी करनी पड़ती है, सर्जरी करके उसको बाहर डिसेंड कराना पड़ता है, ठीक है। क्यों? उसका कारण क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन, शुक्राणु का जनन, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम पर होता है इसलिए। ट्रिप्टोचिडिज्म हो गया, सर्जरी भी समझा आपने? लिख लिया तुमने? अब हम टेस्टिस को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें समझना है कि स्पर्म बनता कैसे, कहाँ पे बनता है, फैक्ट्री को समझना है, ठीक है। टेस्टिस को समझना है, स्पर्म कैसे बनता है, शुक्राणु कैसे बनता है और कहाँ पे एग्जैक्टली बनता है, ठीक है। तो जैसे ये था, मैंने बनाया था ऐसे, है ना, वासा डिफरेंशिया, टेस्टिस, और यहाँ से क्या बनाया था, ऐसे एपिडिडाइमिस, है ना, ऐसे बनाया था ना। तो इसी को मैं बड़ा करके बनाता हूँ टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस में क्या क्या रहता है, कितने लॉब्यूल्स रहते हैं, हमने पहले दिन जब समरी की थी तो उसमें देखा था कितने लॉब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस में, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। आप एक समझिए कि एक बात, ये टेस्टिस है तो इसमें 250 कमरे होते हैं, लगभग, एग्जैक्टली 250 नहीं लेकिन लगभग 250 कमरे होते हैं, कंपार्टमेंट्स, जिनको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं, लॉब्यूल्स, है ना, है तो कमरे ही लेकिन उनका नाम साइंटिफिक लॉब्यूल्स रख दिया, ठीक है। तो कैसे होते हैं? इस तरीके से, मैं अभी 3-4 ही बना के दिखा सकता हूँ, 250 नहीं बना सकता, है ना, समझ रहे हैं बात को? ये क्या है?
टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। कितने होते हैं ये क्या है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। कितने होते हैं? अबाउट 250 इन ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस में, इन ईच टेस्टिस लगभग 250 होता है, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना है। फिर इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं इस तरीके से। इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्स। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्स। ट्यूब्स और छोटी ट्यूब्स के लिए इस्तेमाल होता है, नलियां हैं सब, ठीक है। यही मेन इकाई है जहां पे एग्जैक्टली आपका स्पर्म बनता है, यूनिट ऑफ टेस्टिस। इसको कहते हैं यूनिट ऑफ टेस्टिस। अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट ऑफ टेस्टिस क्या है, तो आप कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्स। क्या कहेंगे आप? सेमिनिफेरस ट्यूब्स। असल में स्पर्म का प्रोडक्शन यहां से ही होता है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्स यूनिट का मतलब सबसे छोटी इकाई जहां पे असल में फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे हमने किडनी में कौन सी यूनिट पढ़ी थी? नेफ्रॉन, याद है? क्या बोलते थे उसको हिंदी में? वृक्क। वृक्क का क्या बोलते? नेफ्रॉन को क्या बोलते? नहीं, नेफ्रॉन को क्या कहते थे? नेफ्रॉन को बहुत एक अच्छा टर्म था हिंदी में। कल देख के आइए, बताना होमवर्क है। नेफ्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, हिंदी में एक बहुत बढ़िया टर्म था, मैंने पढ़ाया था। चलिए, उसी तरह जैसे किडनी में नेफ्रॉन था, लंग्स में क्या था? एल्वियोलाई, है ना? एल्वियोलाई था ना? तो उसी तरह टेस्टिस में कौन सा होता है यूनिट? सेमिनिफेरस ट्यूब्स, ठीक है। और यहीं पर क्या होगा? एल्वियोलाई में क्या हो रहा था? वो एल्वियोलाई एक एक्चुअल साइट थी जहां गैस का एक्सचेंज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज, ठीक है। नेफ्रॉन क्या था? जहां पे असल में यूरिन बन रहा था, जहां पे असल में छन रहा था ब्लड, ठीक है, प्यूरिफाई हो रहा था ब्लड। और ये क्या है? असल में यहाँ स्पर्म बन रहा है, शुक्राणु असल में यहाँ बन रहा है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर बन रहा है। और कितनी होती है ये? एक लॉब्यूल, ये एक लॉब्यूल है ना, एक कमरा है, एक कमरे में 2 से 3 होती है। कितनी होती है? 2 to 3 इन ईच लॉब्यूल, ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल 2 से 3 होती है, ठीक है। उसके बाद ये छोटी छोटी डक्ट्स आगे बढ़ती है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। छोटी छोटी डक्ट्स ये आगे बढ़ेंगी और फिर ये ऐसे आके यहाँ पे सेंटर में मर्ज होती है। कई सारी रहती हैं, मैंने सिर्फ 4 बना के दिखाई है, ठीक है। सेंटर में आके मर्ज होती है और यहाँ पे ओपन होती है, ये देखिए, ये यहाँ ओपन हो रही है। सेंटर में स्पर्म को लेकर आई और ओपन हो गई, यहाँ लाके पोर कर दिया, ठीक है। सब लोग बोर्ड पे देख के ध्यान दें। इनको क्या कहते हैं? स्मॉल डक्ट्स, छोटी नलियां, स्मॉल डक्ट्स। और ये क्या है? जहां पे पोर कर रहे हैं इस एरिया में, जहां सब चारों तरफ से सारे लॉब्यूल से स्पर्म लेकर आ रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस। इस एरिया को क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस, जहां पे कलेक्शन होगा, ठीक है। सारी चिट्ठियां पोस्ट ऑफिस में आएंगी, कलेक्ट हो रही हैं, फिर यहां से वितरण होगा चिट्ठियों का, ठीक है। रेटे टेस्टिस। अच्छा, यहां से मैंने क्या बताया था? क्या कौन सी ट्यूब्यूल्स निकलती है? वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया, वासा
डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। और फिर यहाँ से क्या बनाएंगे हम लोग, एपिडिडाइमस। क्या बनाएंगे, एपिडिडाइमस। इसको मैं इस तरीके से यहाँ से दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ठीक है। तो यहाँ ब्रॉड होके वासा डिफरेंस में चला जाएगा। कैसी होती है इसमें नलियाँ, स्प्रिंग की जैसी। कैसी होती है, स्प्रिंग के जैसी, एकदम बिल्कुल कॉइल्ड। क्या टर्म यूज करते हैं, कॉइल्ड। कॉइल्ड होती है ये नलियाँ, बहुत ही कॉइल्ड होती हैं। क्यों, यहाँ पे स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, वयस्क बनता है। यहाँ पे बेबी स्पर्म निकलता है और वो धीरे धीरे, बहुत सारे निकलते हैं, पता है आपको, मिलियन की मात्रा में निकलते हैं, मिलियंस, करोड़ों की मात्रा में। और वो धीरे धीरे मेच्योर होते हैं। और मेच्योरिटी के लिए काफी समय चाहिए, है ना। अक्कल डाढ़ हम लोगों की कब निकलती है, लोग कहते हैं ना 30, 32, 35 के बाद अक्कल डाढ़ निकल रही है। लोग कहते हैं अक्कल आ रही है इसलिए अक्कल डाढ़ निकल रही है। असल में अक्ल उस समय नहीं आती है। असल में अक्ल इसलिए आती है क्योंकि 30-35 साल तक आपकी दिमाग, आपको एक्सपीरियंस काफी हो जाता है लाइफ का, तो आपकी बुद्धि खुल जाती है कि हाँ ठीक है, अब लाइफ में कैसे रहना है ना। बचपन में कैसे रहते हैं हम लोग, छोटी सी बात में नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है। छोटा थोड़ा सा गुस्सा आया, डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया। बाद में क्या होता है, स्थिरता आती है कि नहीं, गुस्सा भले ही आ रहा है लेकिन डिसीजन आप गलत नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। इसीलिए मैच्योरिटी के लिए समय चाहिए ना, तो समय के लिए उसको कॉइल होना पड़ता है, काफी लंबी होती है। अगर ये कॉइल ना हो तो कितनी लंबी पाइप बनानी पड़ेगी, उतना पॉसिबल नहीं है ना। छोटी सी जगह में उसी को काफी डिस्टेंस देना है, तो इसलिए कॉइल्ड होके पड़ी रहती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, एपिडिडाइमिस। क्या है ये, एपिडिडाइमिस, ठीक है। और ये क्या है, वासा डिफरेंशिया। बाकी आपको तो डायग्राम पता ही है, वासा डिफरेंशिया, ठीक है। बाकी डायग्राम आपको पता ही है, तो आप समझ रहे हैं। इसके आगे का टॉपिक हम लोग बना लीजिए फटाफट। हमने क्या किया, टेस्टिस को उठाया, उसको जूम कर दिया, जूम कि उसके अंदर क्या है। अब हम कल क्या करेंगे पता है, एक लॉब्यूल को उठाएंगे, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को निकालेंगे और उसको जूम करेंगे, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है, कैसे बनता है इसको, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। एंड प्लीज 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 एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी नहीं है तो बालाजी पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि जिस दिन टीचर पढ़ाता है ना, उस दिन यदि आप पढ़ेंगे जाके आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सारी चीजें आसान लगेंगी, ठीक है, सारी चीजें आसान लगेंगी।